हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। प्रोस्थोडोंटिक्स का रिवीजन आज से हम लोग करने वाले हैं। जो बीटीएससी डेंटल एग्जाम के लिए कमीशन ने सिलेबस दिया है उसमें प्रोस्थो में हमें सीडी, आरपीडी, एफपीडी तीनों बस लिख कर दे दिया इन्होंने। सब टॉपिक्स उसमें नहीं बताए गए हैं, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही कंसाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ सीडी, आरपीडी, एफपीडी देखना है। शुरू हम लोग सीडी से आज करेंगे, तो आज हम लोग शुरू करते हैं कंप्लीट डेंचर से। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, आप लोग ये सुन रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। थैंकिंग यू इन एडवांस। तो शुरू करते हैं हम लोग कंप्लीट डेंचर को। तो कंप्लीट डेंचर क्यों देते हैं हम पेशेंट को? कंप्लीट डेंचर का फंक्शन क्या है? कंप्लीट डेंचर जो है ना वो ओरल कैविटी के फंक्शन को रिस्टोर करता है। इट रिस्टोर्स द फंक्शंस, इंप्रूव्स एस्थेटिक्स एंड स्पीच एंड इट प्रिजर्व्स सपोर्टिंग टिश्यूज ऑफ द ओरल कैविटी। ठीक है। कंप्लीट डेंचर में क्या क्या सरफेस होते हैं? कंप्लीट डेंचर में सरफेसेस होते हैं इम्प्रेशन सरफेसेस या फिटिंग सरफेस। इट हैज अ कंटूर डिटरमाइंड बाय इम्प्रेशन। पॉलिश सरफेस होता है, बकल एंड लीवल सरफेसेस को पॉलिश्ड सरफेस कहते हैं। एंड अक्लूजल सरफेस, द सरफेस दैट कॉन्टैक्ट्स द एंटागोनिस्ट। तो ये तीन सरफेस हो गया सीडी में, इम्प्रेशन सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस एंड ऑक्लूजल सरफेस। अब कुछ टर्म्स है हमारे कंप्लीट डेंचर के। पहला है रिटेंशन। रिटेंशन मतलब एबिलिटी ऑफ द डेंचर टू रेजिस्ट मूवमेंट अवे फ्रॉम द टिश्यू स्पेशली इन अ वर्टिकल डायरेक्शन। इसको कहते हैं रिटेंशन। हमारा डेंचर, हमारा कंप्लीट डेंचर पेशेंट के मुंह में कितना स्टेबल है ओरल कैविटी में, पेशेंट के ऑक्लूजल रिम पे, और वो किसी भी फोर्स, डिसलॉजमेंट फोर्स के अगेंस्ट कितना स्ट्रांगली उस जगह को पकड़ के रखता है और निकलता नहीं है, उसको हम लोग कहते हैं रिटेंशन। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी। एबिलिटी टू रेजिस्ट हॉरिजेंटल मूवमेंट इज नोन एज स्टेबिलिटी। ठीक है। रिटेंशन वर्टिकल मूवमेंट के अगेंस्ट है। रिटेंशन तो वर्ड से ही वाजे है, वर्ड से ही समझ में आ रहा है हमें। रिटेंशन क्या है? स्टेबिलिटी इज एबिलिटी टू रेसिस्ट हॉरिजॉन्टल मूवमेंट इज स्टेबिलिटी। सपोर्ट, एबिलिटी टू रेसिस्ट टिश्यू वार्ड मूवमेंट। सपोर्ट क्या है? एबिलिटी टू रेसिस्ट टिश्यू वार्ड मूवमेंट इज द सपोर्ट ऑफ डेंचर। हो गया। नेक्स्ट इज आफ्टर टूथ लॉस एल्विलर बोन रिजॉल्व करते हैं। अगर मल्टीपल टीथ एक साथ लॉस्ट हुए तो ये हमें अच्छे से देखने को मिलता है। मैंडिबल ना रिजॉल्व करता है एट अ रेट ऑफ 4:1 कंपेयर टू मैक्सिला। मैंडिबल जो है मैक्सिला से 4 टाइम ज्यादा रिजॉल्व करता है तेजी से। मैंडिबल मैक्सिला से ज्यादा रिजॉल्व करता है। बोन रिजॉर्प्शन इज मोर रैपिड इन द फर्स्ट 6 months देन अकर स्लोली ओवर मोर ईयर्स। ठीक है। और पहले 6 महीने में एक्सट्रैक्शन के बाद बोन रिजॉर्प्शन सबसे ज्यादा होता है और मैंडिबल में मैक्सिला के कंपैरिजन में 4 टाइम्स मैंडिबल में ज्यादा होता है। नाउ कम्स डिक्रीज्ड ऑक्लूजल वर्टिकल डायमेंशन। ओवीडी इज ऑक्लूजल वर्टिकल डायमेंशन। ये वर्टिकल डायमेंशन ऑफ ऑक्लूजन वीडियो सेम। इट लीड्स टू क्या होगा? फेशियल डिसहार्मनी होगी, एंगुलर चिलाइटिस होगा, क्योंकि यहाँ पे एंगुलर चिलाइटिस लिप्स के टीएमजे के डिसऑर्डर, प्रोट्रूडेड चिन, वर्मिलियन बॉर्डर अपीयर्स थिन एंड रिंकल्स अराउंड द लिप्स। ठीक है। वर्टिकल डायमेंशन ऑफ ऑक्लूजन जब डिक्रीज हो जाएगा तो ये सब चीजें होंगी। नेक्स्ट देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाई डज मैक्सिला अपीयर स्मॉल इन साइज एंड मैंडिबल वाइडर आफ्टर रिजॉर्प्शन? रिजॉर्प्शन के बाद जो मैक्सिला है ना उसके एल्विलर रिजेस थिन दिखने लगते हैं और मैंडिबल के ना जो मैक्सिला है उसके एल्विलर रिजेस ना आपको थिन दिखने लगते हैं और मैंडिबल के थिक दिखने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? रिजॉर्प्शन इन द मैक्सिला अकर्स वर्टिकली प्लस लेबियली। मैक्सिला इज स्मॉलर। ऐसा क्यों होता है कि मैक्सिला थिनर हो जाता है, छोटा हो जाता है और मैंडिबल बड़ा दिखता है रिजॉर्प्शन के बाद? क्योंकि रिजॉर्प्शन जो मैक्सिला में होता है वो वर्टिकली होता है और लेबियली हो रहा है। ठीक है। वर्टिकली एंड लेबियली हो रहा है। मैक्सिला इज स्मॉलर। रिजॉर्प्शन इन द मैंडिबल अकर्स वर्टिकली एंड लिंगुअली। और मैंडिबल में जो रिजॉर्प्शन होता है वो वर्टिकली और लिंगुअली हो रहा होता है तो मैंडिबल वाइडर दिखता है। ठीक है। ये ध्यान से आप एक बार देख लेना। अब कंप्लीट डेंचर बनाने के स्टेप क्या है? पेशेंट विजिट करेगा, फिर लैब प्रोसीजर में कुछ इस पे ज्यादा टाइम नहीं देंगे, ये क्वेश्चन वाले फील्ड का नहीं है ये। ठीक है। क्वेश्चन पेशेंट आएगा तो हम पहले प्राइमरी इंप्रेशन लेंगे, फिर पेशेंट का फाइनल इंप्रेशन लेंगे, जॉ रिलेशन रिकॉर्ड करेंगे पेशेंट का, डेंचर ट्राई इन करेंगे, फिर डेंचर डिलीवर होगा पेशेंट को। ठीक है। अब लैब में इनके पीछे क्या हो रहा है? प्राइमरी कास्ट और फिर स्पेशल ट्रे फैब्रिकेशन, मास्टर कास्ट बनेगा, रिकॉर्ड बेस पे फैब्रिकेशन लेंगे, करवाएंगे हम लोग। उसके बाद टीथ की अरेंजमेंट होगी एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली। ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स ऑफ
कंप्लीट डेंचर, ठीक है, एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स ऑफ कंप्लीट डेंचर। फर्स्ट इज वर्मिलियन बॉर्डर, ट्रांजिशनल एपिथेलियम बिटवीन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ लिप एंड स्किन, ठीक है। इससे हमें नहीं मतलब वर्मिलियन बॉर्डर डिसअपियर्स इन द अपर लिप एंड गेट्स एक्सेंचुएटेड इन द लोअर लिप, ठीक है। फिल्ट्रम, it becomes flat, philtrum becomes flat after exfoliation of all the teeth। vermilion border कैसा दिखेगा हमें, it disappears in the upper lip and gets accentuated in the lower lip। philtrum जो है ना वो flat हो जाएगा। nasolabial angle is the angle, nasolabial angle क्या, is the angle between columna of the nose and philtrum that is normal 90 डिग्री है। नेजोलेबियल सल्कस, नेजोलेबियल सल्कस जो है वो डीपर और मोर प्रोमिनेंट हो जाएगा। मेंटोलेबियल सल्कस, इट रन्स हॉरिजेंटली फ्रॉम साइड टू साइड बिटवीन द लोअर लिप एंड द चिन। इट्स कर्वेचर इंडिकेट्स मैक्सिला मैंडिबुलर रिलेशनशिप। मेंटोलेबियल सल्कस से क्या मिलता है हमें, मैक्सिला और मैंडिबल का रिलेशनशिप मिलता है। इंटरप्यूपिलरी लाइन, imaginary line between two pupils is interpupillary line। it is used to establish the anterior occlusal plane। anterior occlusal plane के लिए हमें interpupillary line चाहिए। anterior occlusal plane रिकॉर्ड करने के लिए हमें establish करवाने के लिए interpupillary line चाहिए। एला ट्रैगस लाइन जिसको कैंपस लाइन भी बोलते हैं, ये एक इमेजिनरी लाइन है रनिंग फ्रॉम द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द एला ऑफ द नोज टू द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द ट्रैगस ऑफ द ईयर। नेम में ही एला ट्रैगस है। इट इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश पोस्टीरियर ऑक्लूशल प्लेन, ठीक है। तो दो क्वेश्चन हमारे सॉल्व हुए यहाँ पे। एंटीरियर ऑक्लूशल प्लेन एस्टैब्लिश करने के लिए हमें क्या चाहिए, इंटरपुपिलरी लाइन चाहिए। पोस्टीरियर ऑक्लूजन एस्टैब्लिश करने के लिए, पोस्टीरियर ऑक्लूजन प्लेन के लिए हमें क्या चाहिए, एला ट्रैगस लाइन या कैंपस लाइन चाहिए। नेक्स्ट इज anterior occlusal plane of artificial teeth is established by interpupillary line and the posterior occlusal plane of artificial teeth is established by Camper's line or ala tragus line। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे सीडी में हमें देखना है वो क्या देखना है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स क्या है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स में एक होता है स्ट्रेस बियरिंग एरिया। तो हमारी ओरल कैविटी में, पेशेंट की ओरल कैविटी में स्ट्रेस बियरिंग एरिया कौन कौन सा है, रेसिडुअल एल्विलर रिज, हार्ड पैलेट, मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। ये सब स्ट्रेस बियरिंग एरिया है। ये सब डेंचर को सपोर्ट देंगे, ठीक है। स्ट्रेस बियरिंग एरिया क्वेश्चन में अगर आए तो आप किस पे टिक करोगे, रेसिडुअल एल्विलर रिज, हार्ड पैलेट, मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी एंड म्यूकस मेम्ब्रेन आर द स्ट्रेस बियरिंग एरियाज ऑफ द मैक्सिला, ठीक है। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स में स्ट्रेस बियरिंग एरिया ये लोग। प्राइमरी स्ट्रेस बियरिंग एरिया है ना वो हमारा रेसिडुअल मैक्सिला में रेसिडुअल एल्विलर रिज होगा और हार्ड पैलेट होगा। प्राइमरी स्ट्रेस बियरिंग एरिया जो होगा वो मैक्सिला का जो होगा रेसिडुअल एल्विलर रिज एंड हार्ड पैलेट जो है वो प्राइमरी स्ट्रेस बियरिंग एरिया है। क्रेस्ट ऑफ द रिज इज द हाईएस्ट कंटिन्यूअस सरफेस ऑफ द रिज, कैन बी यू, वी और राउंड और फ्लैट। ये क्लासिफिकेशन है कि जो आपका रेसिडुअल एल्विलर रिज पेशेंट का होगा किस किस शेप का होगा, यू शेप का होता है, वी शेप का होता है, राउंड है या फ्लैट है, उस बेसिस पे डेंचर कितना स्टेबल होगा, कितना रिटेन्ड होगा ओरल कैविटी में, ये हमें समझ आता है। लेकिन अभी हमने बस ये देखना है कि रेसिडुअल एल्विलर रिज और हार्ड पैलेट है ना ये प्राइमरी स्ट्रेस बियरिंग एरिया। हार्ड पैलेट इट इज फॉर्म बाय द पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोन। ना भी याद हो, ये दोनों याद होना चाहिए, याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद है हमारा मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी। मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी इज medial and lateral walls of the maxillary tuberosity resist horizontal and torquing forces। तो maxillary tuberosity डेंचर में किस फोर्स को रेजिस्ट करता है, डेंचर के डिसलॉजमेंट के हॉरिजेंटल एंड टॉर्किंग फोर्सेस को रेजिस्ट करता है। मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी डिसलॉज होने से बचाता है, रिटेंशन में हेल्प करता है, ठीक है। Maxillary denture should cover the maxillary tuberosity and fill the hamular notch। This is important। maxillary denture है ना वो maxillary tuberosity को कवर करना चाहिए और हेमुलर नॉच तक होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी एंड हेमुलर नॉच तक। म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या आएगा, म्यूकस मेम्ब्रेन में आएगा म्यूकोजा प्लस सब म्यूकोजा। इन दोनों का क्या काम है, इट्स एक्ट्स एज अ कुशन बिटवीन द डेंचर एंड द बोन। म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा ये कुशन इफेक्ट देते हैं डेंचर और बोन के बीच का। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लेके एक बार रिवाइज करना खुद से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब रिलीफ एरिया, रिलीफ एरिया में क्या आता है, इंसिसिव पैपिला, मिड पैलेटल रैफे, पैलेटल रुगे एंड टॉरस पैलेटिनस एंड फोविया पैलेटिना। ये सब है हमारा रिलीफ एरिया। दिख रहा है ये रिलीफ एरिया,
हाँ, मैक्सिलरी रिलीफ एरियाज, मैक्सिलरी रिलीफ एरियाज, ये लाइन है यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक खत्म हो रहा है। मैक्सिलरी रिलीफ एरिया में क्या आ रहा है? इंसिसिव पैपिला आ रहा है, मीडियन पैलेटल रफे, पैलेटन रुगे, टॉरस पैलेटिनस एंड फोविया पैलेटिना। इसको कैसे याद कराऊं मैं? ठीक है, देखो इसको कैसे याद करोगे आप? 3 बात यहाँ पे पैलेट की हो रही है ना, मीडियल पैलेटल रफे, पैलेटल रुगे एंड फोविया पैलेटिना, टॉरस पैलेटिनस, टॉरस भी पैलेट में होता है, वो बोनी स्पाइक्यूल्स जो आ जाते हैं, ठीक है, और एक इंसिसिव पैपिला। ये सब हमारा रिलीफ एरिया, यहाँ पे डेंचर से हमें प्रेशर नहीं देना है। इंसिसिव पैपिला है, बाकी 3-4 जो है ये पैलेट के, मिड पैलेटल रफे है, रुगे है, टॉरस पैलेटिनस एंड फोविया पैलेटिना। इंसिसिव पैपिला जो है फाइब्रस connective tissue over the incisive foramen immediately behind the central incisors. It is used for correct placement of artificial central incisor. incisive papilla से हमें मदद मिलती है correct place करने का artificial central incisor को. It should be relieved to avoid compression on the nerve bundle on which can lead to burning sensation. और अगर incisive papilla पे डेंचर से प्रेशर पड़ेगा तो बर्निंग सेंसेशन फील होगा। इंसिसिव पैपिला का 2 काम है, पहला ये कि जो आर्टिफिशियल सेंट्रल इंसाइजर है उसकी करेक्ट पोजीशनिंग करने में हमें मदद करेगा, एक लैंडमार्क की तरह काम करेगा। दूसरा, अगर उस पर आपका डेंचर प्रेस कर रहा है उसको तो बर्निंग सेंसेशन होगी ओरल कैविटी की। नेक्स्ट रिलीफ एरिया इज मिड पैलेटल रफे, एरिया वेयर द 2 पैलेटाइन प्रोसेस ज्वाइन टुगेदर। मिड पैलेटल रफे, जहां 2 पैलेटल प्रोसेस ज्वाइन हो रहे हैं आके। इम्प्रॉपर रिलीफ लीड्स टू डेंचर इन स्टेबिलिटी, ठीक है, अगर यहाँ पे प्रॉपर रिलीफ नहीं दिया गया तो डेंचर स्टेबल नहीं रहेगा। पैलेटल रुगे, इट इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू फ्रॉम द मीडियन सूचर। पैलेटल रुगे क्या है? ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू है जो कि रेडिएट करता है मीडियन सूचर ऑफ एंटीरियर इन द एंटीरियर 1/3 ऑफ द पैलेट। सेकेंडरी स्ट्रेस बियरिंग एरिया है ये, प्लस डेंचर स्टेबिलाइजिंग एरिया एसोसिएटेड विद फोनेटिक्स। पैलेटल रुगे क्या है? ये सेकेंडरी स्ट्रेस बियरिंग एरिया है। पैलेटल रुगे सेकेंडरी स्ट्रेस बियरिंग एरिया है, डेंचर स्टेबिलाइजिंग एरिया और फोनेटिक्स से एसोसिएटेड है। टोरस पैलेटिनस क्या है? ये लार्ज बोनी स्पाइक्यूल्स होते हैं जिसको आपने सर्जिकली रिमूव करना होता है डेंचर डिलीवर करने से पहले। स्मॉल है, अगर छोटा है तो डेंचर में हम लोग रिलीफ बनाते हैं और उस हिसाब से डेंचर देते हैं पेशेंट को। फोविया पैलेटिना, bilateral indentations near the midline of the palate formed by coalescence of several mucosal gland ducts of the on the soft palate। ये फोविया पैलेटिना हो गया। लेबियल फ्रीनम, ये था हमारा स्ट्रेस बियरिंग एरिया 1, 2, 3, 4, 5। अब हम लोग पढ़ते हैं मैक्सिलरी लिमिटिंग स्ट्रक्चर्स। मैक्सिलरी लिमिटिंग स्ट्रक्चर्स मतलब आपका मैक्सिला का लैंडमार्क कितना होगा, बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक होगी। तो इसमें पहला आया लेबियल फ्रीनम। लिमिटिंग स्ट्रक्चर्स पता है आपने कैसे याद रखना है? लिमिटिंग स्ट्रक्चर्स क्या है, स्ट्रेस बेयरिंग एरिया क्या है और रिलीफ एरिया क्या है। तो अब हम लोग लिमिटिंग स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं। लिमिटिंग स्ट्रक्चर्स में क्या है? लेबियल फ्रीनम, लेबियल वेस्टिब्यूल, बकल फ्रीनम, बकल वेस्टिब्यूल, हैमिलर नॉच एंड पीपीएस, पोस्टीरियर पैलेटल सील एरिया। ये सबसे इजी है, इसको आप बस जहन में रख लेना, याद में रख लेना, ये सबसे इजी है। मैक्सिलरी लिमिटिंग स्ट्रक्चर्स में लेबियल फ्रीनम, लेबियल वेस्टिब्यूल, बकल फ्रीनम, बकल वेस्टिब्यूल, हैमुलर नॉच एंड देन पोस्टीरियर पैलेटल सील एरिया। लेबियल फ्रीनम जस्ट म्यूकस मेम्ब्रेन, नो मसल, ठीक है। वी शेप नॉच होता है, शुड बी रिकॉर्डेड ड्यूरिंग इंप्रेशन। नॉच शुड बी वाइड प्लस डीप टू अकोमोडेट लेबियल फ्रीनम। लेबियल वेस्टिब्यूल इज आउटर सरफेस इज फॉर्म बाय ऑर्बिक्यूलरिस ऑरिस। लेबियल वेस्टिब्यूल। बकल फ्रीनम इन्फ्लुएंस बाय 3 मसल्स। बकल फ्रीनम इन्फ्लुएंस बाय 3 मसल्स, ये याद रखना है क्योंकि ये डेंचर के फिर रिटेंशन और डिसलॉजमेंट में बहुत इन सब के एक्शंस काम आते हैं। बकल फ्रीनम इन्फ्लुएंस्ड बाय 3 मसल्स, ऑर्बिक्यूलरिस ऑरिस, बक्सिनेटर एंड कैनिनस, ठीक है। बकल वेस्टिब्यूल, साइज ऑफ द वेस्टिब्यूल वेरीज विद कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बक्सिनेटर, पोजीशन ऑफ द मैंडिबल, अमाउंट ऑफ बोन लॉस्ट फ्रॉम द मैक्सिला। बकल वेस्टिब्यूल का क्या है? ड्यूरिंग इंप्रेशन एडिकेट डेप्थ एंड विड्थ ऑफ द सल्कस शुड बी रिकॉर्डेड, ठीक है। नेक्स्ट इज हैमुलर नॉच। डिस्टल लिमिट ऑफ द बकल वेस्टिब्यूल इज हैमुलर नॉच। व्हाट इज हैमुलर नॉच? डिस्टल लिमिट ऑफ द बकल वेस्टिब्यूल। जब मैं ऐसे कर रही हूं तो ये बकल वेस्टिब्यूल है, मैं ऐसे कर रही हूं तो आगे का मैक्सिला का लेबियल वेस्टिब्यूल हो रहा है, ठीक है। डिस्टल लिमिट ऑफ बकल वेस्टिब्यूल, इट इज लोकेटेड बिटवीन मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी एंड हैमुलस ऑफ मिडिल टेरिगोइड।
Tensor villi palatine muscle runs horizontally through this notch. Notch aids in achieving posterior palatal seal. Hamular notch helps in achieving posterior palatal seal. और posterior palatal seal हम लोग क्यों अचीव करते हैं डेंचर में, मैक्सिला में, ओरल कैविटी में, सो डेट डेंचर के अंदर फूड लॉजमेंट, डेब्रीज लॉजमेंट और ये सब ना हो और डेंचर प्रॉपरली फिट रहे ओरल कैविटी में, पुश आउट ना हो, डेंचर डिसलॉज ना हो. नेक्स्ट इज पोस्टीरियर पैलेटल सील. जंक्शन ऑफ द हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट टिश्यू एट द जंक्शन ऑफ सॉफ्ट पैलेट, प्रेशर विद इन फिजियोलॉजिकल लिमिट एड्स इन रिटेंशन ऑफ द डेंचर. क्या ये पोस्टीरियर पैलेटल सील क्या होता है? सॉफ्ट टिश्यू जंक्शन ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट पे होता है पोस्टीरियर पैलेटल सील. प्रेशर विद इन फिजियोलॉजिकल लिमिट एड्स इन रिटेंशन ऑफ द डेंचर. और इसमें क्या क्या आते हैं? एंटीरियर वाइब्रेटिंग लाइन, पोस्टीरियर वाइब्रेटिंग लाइन, 3 to 4 mm एंटीरियर टू द हेमुलर नॉच. पोस्टीरियर पैलेटल सील में आएगा एंटीरियर वाइब्रेटिंग लाइन, पोस्टीरियर वाइब्रेटिंग लाइन है, 3 to 4 mm एंटीरियर टू हेमुलर नॉच. नाउ कमिंग टू मैंडिबल. मैंडिबल में सपोर्टिंग एरियाज में स्ट्रेस बियरिंग एरिया, मैंडिबल में स्ट्रेस बियरिंग एरिया, प्राइमरी स्ट्रेस बियरिंग एरिया मैंडिबल का होता है बकल एल्विलर रिज एंड बकल शेल्फ एरिया. दीज आर प्राइमरी स्ट्रेस बियरिंग एरिया इन मैंडिबल. रेसिडुअल एल्विलर रिज एंड बकल शेल्फ एरिया. रेसिडुअल एल्विलर रिज में कैंसलस बोन होंगे हमारे एंड बकल शेल्फ एरिया इज लाइज एट राइट एंगल्स टू वर्टिकल फोर्सेस. इसमें कॉर्टिकल बोन होंगे. बकल शेल्फ एरिया में कॉर्टिकल बोन रहेगा. ठीक है, बकल शेल्फ एरिया में मीडियली क्रेस्ट ऑफ द रिज, लेटरली एक्सटर्नल ऑब्लिक रिज एंड डिस्टली रेट्रोमोरल मोलर पैड. बकल शेल्फ एरिया के मीडियली क्रेस्ट ऑफ द रिज होगा, लेटरली एक्सटर्नल ऑब्लिक रिज एंड देन डिस्टली रेट्रोमोरल मोलर पैड. ये दोनों हो गया हमारा प्राइमरी स्ट्रेस बियरिंग एरिया. और बकल शेल्फ एरिया में ये मीडियल हो गया, लेटरल और ये रेट्रो. ठीक है, दो हो गया हमारा स्ट्रेस बियरिंग एरिया. देन रिलीफ एरिया. मैंडिबुलर रिलीफ एरियाज में क्या है? मेंटल फोरामेन, माइलोहॉइड रिज, मैंडिबुलर टोराई, जीनियो ट्यूबरकल्स. 4 है हमारे मैंडिबुलर रिलीफ एरियाज. मेंटल फोरामेन, when resorption happens the mental foramen becomes closer to the alveolar ridge, should be relieved to avoid compression on the nerve bundle which can cause numbness on the lip. ठीक है, मेंटल फोरामेन को हमने रिलीफ क्यों देना है? वरना ये लिप की नमनेस कराएगा. मेंटल फोरामेन को रिलीफ नहीं दिया तो ये लिप की नमनेस कराएगा. माइलोहॉइड रिज on the lingual side of mandible might becomes closer to the crest of the ridge as a result of resorption. Sharpness of the ridge can be masked by the overlaying mucosa should be relieved. ठीक है, लिंगल साइड पे होगा हमारा मायोहाइलोइड रिज और रिजॉर्प्शन के वजह से जो है ये थोड़ा क्रेस्ट के क्लोज हो जाएगा. नेक्स्ट इज मैंडिबुलर टोराई, बोनी enlargement on the lingual aspect of mandible in the premolar region. जो मैंडिबल में टोराई होता है वो मोस्टली प्रीमोलर रीजन में होगा. लिंगुअल साइड पे दिखता है हमें, बोनी एनलार्जमेंट हुआ है टोराई. अगर छोटा है तो रिलीफ बनाते हैं हम डेंचर में ही, और बड़ा है तो सर्जिकली रिमूव करते हैं. जीनियो ट्यूबरकल्स ऑन द लिंगुअल एस्पेक्ट ऑफ द मैंडिबल, अटैचमेंट ऑफ द जीनियोग्लॉसस एंड जीनियोहायोइड मसल इज जीनियो ट्यूबरकल्स. ठीक है, with both bone resorptions might become closer and must be relieved. Mandibular limiting structures. Mandibular limiting structures में देखना है हमें फिर से labial frenum जो लिप और टिथ के में अटैचमेंट, labial frenum, labial vestibule, buccal frenum, buccal vestibule, lingual frenum. ये आसान है याद करना है इतना लिमिटिंग स्ट्रक्चर्स में. उसके बाद alveolo-lingual sulcus and retromolar pad. तो पहले देखते हैं लेबियल फ्रीनम. इट शुड बी कवर्ड एज अ वी नॉच, रिकॉर्डेड एज अ वी नॉच ऑन द इम्प्रेशन, कंटेन्स फाइबर्स फ्रॉम द ऑर्बिक्युलरिस ऑरिस एंड मेंटालिस. बक्कल फ्रीनम, फाइबर्स ऑफ बक्सिनेटर muscles are attached to the frenum, can be single or double U or V shape. Buccal vestibule impression is the widest in this region. मैंडिबल में ही impression widest. बक्कल वेस्टिब्यूल में होता है इंप्रेशन वाइडेस्ट होगा. एक्सटेंट ऑफ द वेस्टिब्यूल इज अफेक्टेड बाय बक्सिनेटर मसल. ओके, लिंगुअल फ्रीनम फ्रॉम द सुपीरियर जीनियल ट्यूबरकल्स टू द बेस ऑफ द टंग. लिंगुअल फ्रीनम इज फ्रॉम द सुपीरियर जीनियल ट्यूबरकल टू द बेस ऑफ द टंग. हाई लिंगुअल फ्रीनम इज कॉल्ड एंकाइलोग्लॉजिया या टंग टाई. टंग टाई में क्या होता है? लिंगुअल फ्रीनम जो है वो हाई हो जाते हैं. हाई लिंगुअल फ्रीनम की वजह से टंग टाई होता है और इसको एंकाइलोग्लॉसिया कहते हैं. एल्वियो लिंगुअल सल्कस, space between the residual ridge and tongue is known as alveolo-lingual sulcus. Space between the, यहाँ पे तो टिथ है, टिथ रिमूव कर दे तो रेसिडुअल रिज एंड
टंग इज नोन एज एल्व्यूलोलिंगुअल सल्कस। ये ठीक है। स्पेस बिटवीन द रेसिडुअल रिज एंड टंग फ्रॉम द लिंगुअल फ्रीनम टू रेट्रोमाइलोहायोइड कर्टेन, एंटीरियरली कॉल्ड सबलिंगुअल क्रेस्ट, मेडियल में माइलोहायोइड वेस्टिब्यूल, largest portion of the lingual vestibule, and the posterior called the lateral throat form or retromylohyoid fossa should give S shape in the proper impression। एल्विलोलिंगल सल्कस में ना इसका जो पोस्टीरियर पार्ट है ना, इसको हम लोग रेट्रोमाइलोहायोइड फोसा बोलते हैं या थ्रोट फॉर्म, लेटरल थ्रोट फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, एल्विलोलिंगल सल्कस का पोस्टीरियर रीजन को हम लोग लेटरल थ्रोट फॉर्म बोलते हैं। एंड इट शुड गिव एस शेप इन प्रॉपर इम्प्रेशन। रेट्रोमोलर पैड में म्यूकस ग्लैंड, लूज कनेक्टिव टिश्यूज, म्यूकस अटैचमेंट्स पोस्टीरियरली, लिटरली ये देख लेना आप। अब हम लोग आते हैं कंप्लीट डेंचर की डायग्नोसिस एंड एग्जामिनेशन में और क्लासिफिकेशन में। तो जब हम लोग पेशेंट का डायग्नोसिस और एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं तो हमें पेशेंट की एज क्यों रिकॉर्ड करना होता है? क्योंकि न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन एंड एडेप्टेबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एज। एक तो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन एंड एडेप्टेबिलिटी डिक्रीज होती है एज के साथ, हैंड मूवमेंट, लेग मूवमेंट एटसेट्रा, प्लस ओरल एंड फेशियल टिश्यूज लूज इलास्टिसिटी एंड रेजिलियंसी, प्लस नॉन डिजीजेज रिलेटेड टू एज। और इन सब का असर हमारा डेंचर बनाने से लेकर पेशेंट का डेंचर एक्सेप्ट करने और प्रॉपर यूज करने तक पड़ेगा। तो एज क्यों जरूरी है हमें? क्योंकि न्यूरोमस्कुलर कंडीशन पेशेंट का और अडेप्टेबिलिटी कम हो जाती है, पेशेंट के मसल्स की और टिश्यूज की इलास्टिसिटी और रेजिलियंसी कम हो जाती है, इसलिए। अब हाउस क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल एटीट्यूड ऑफ पेशेंट देख लेते हैं जल्दी से। फिलोसॉफिकल टाइप ऑफ पेशेंट, फिलोसॉफिकल टाइप ऑफ पेशेंट जो होते हैं ये आइडियल पेशेंट होते हैं, इजी गोइंग, कोऑपरेटिव होंगे, ऑप्टिमिस्टिक होंगे, तो इनकी प्रोग्नोसिस गुड होगी। तो आपके फिलोसॉफिकल टाइप ऑफ पेशेंट होंगे ना, इनकी प्रोग्नोसिस अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि ये आइडियल इजी गोइंग पेशेंट होंगे। इसके लिए डू व्हाट यू थिंक इज बेस्ट फॉर देम। ठीक है। इनडिफरेंट पेशेंट, लीस्ट कंसर्न अबाउट देयर ओरल हेल्थ। इनडिफरेंट पेशेंट जो है वो लीस्ट कंसर्न होंगे अपने ओरल हेल्थ के लिए, नॉट कोऑपरेटिव एंड अवॉइड ट्रीटमेंट। प्रोग्नोसिस इनकी पुअर होगी। तो पहला फिलोसफिकल है, वो सबसे बेस्ट पेशेंट है। देन कम्स इनडिफरेंट, वो उनको कंसर्न नहीं होता है पेशेंट को अपने ओरल कैविटी का। एग्जैक्टिंग पेशेंट, डिमांडिंग एंड हाई एक्सपेक्टेशंस वाले पेशेंट होते हैं एग्जैक्टिंग पेशेंट। यू नीड टू एक्सप्लेन ट्रीटमेंट डिटेल्स ऑफ एन नॉट सेटिस्फाइड विद प्रीवियस ट्रीटमेंट, वेरी प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। वन सेटिस्फाइज बिकम्स एक्जैक्टिंग पेशेंट है ना, एक बार सेटिस्फाई हो जाते हैं ना, उसके बाद वो सपोर्टिव होते हैं, बट उनको अपने फेवर में लेना, उनको जो है मोल्ड करना, उनको अपने ट्रीटमेंट प्लान के लिए राजी करना बहुत टफ है। बट एक बार अगर वो पेशेंट सेटिस्फाई हो जाते हैं, उसके बाद वो डॉक्टर के बहुत सपोर्टिव हो जाते हैं, फुल्ली सपोर्ट करते हैं। ऐसे पेशेंट को हम लोग कहते हैं एग्जैक्टिंग पेशेंट। अभी तक हमारे 3 पेशेंट हुए। फोर्थ इज हिस्टेरिकल पेशेंट, हिस्टेरिकल नर्वस एंड एप्रीहेंसिव पेशेंट, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, इमोशनली अनस्टेबल, पुअर हेल्थ एंड पुअर मोटिवेशन। ठीक है। तो हिस्टेरिकल पेशेंट होते हैं, ये बहुत क्वेश्चंस एंड आंसर्स करते हैं, बहुत रुकावट लाते हैं ट्रीटमेंट के टाइम। ये था हमारा 4 क्लासिफिकेशन। इसमें आप देख लेना क्वेश्चन कैसे बनेगा कि एक फिलोसफिकल पेशेंट आ रहा है, इसकी ट्रीटमेंट कैसे करोगे आप, या एक एग्जैक्टिंग पेशेंट है तो इससे आप क्या एक्सपेक्ट करोगे क्लिनिक में जब वो एंटर करे, अगर आ रहे हैं तो ऐसा। ठीक है। तो एक छोटा सा ये हो गया हमारा। ऐसे कौन कौन से सिस्टमिक फैक्टर्स हैं या सिस्टमिक डिजीज हैं जो कंप्लीट डेंचर के ट्रीटमेंट में अफेक्ट करेंगे, कंप्लीट डेंचर के ट्रीटमेंट को जो है ये प्रॉपरली सक्सेस नहीं होने देंगे? अनीमिक पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट, जीरोस्टोमिया के पेशेंट एंड आर्थराइटिस के पेशेंट। ठीक है। अनीमिक पेशेंट होंगे वो डायबिटीज वाले में रिकरेंट इन्फेक्शंस होगा, जीरोस्टोमिया में फिर सलाइवा कम है डेंचर में, वहाँ पे रिकरेंट इन्फेक्शन होगा। आर्थराइटिस में डेंचर निकाल और लगाना खुद में ही एक प्रॉब्लमेटिक काम हो जाएगा पेशेंट के लिए, क्योंकि वो आर्थराइटिक होंगे और उनको पेन ज़्यादा होगा, हैंड मूवमेंट, लेग मूवमेंट एटसेट्रा का। ठीक है। और अनीमिक पेशेंट में भी सिस्टमिक डिजीज है जिसमें कंप्लीट डेंचर जो है वो प्रॉब्लमेटिक है। इंट्राओरल एग्जामिनेशन एंड एक्स्ट्राओरल एग्जामिनेशन। पहले इंट्राओरल एग्जामिनेशन देखते हैं। इंट्राओरल एग्जामिनेशन में अगर आर्च साइज जो है, आर्च साइज से हमें क्या पता चलेगा? बेजल सीट हमारी कितनी अवेलेबल है डेंचर में, डेंचर वहां पे सेट करने के लिए कितनी जगह है हमारे पास। आर्च साइज से हमें ये चीज पता चलेगी। ग्रेटर द साइज द ग्रेटर द सपोर्ट एंड रिटेंशन। जितना अच्छा साइज होगा उतना अच्छा हमें रिटेंशन मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। क्लास 1 इज लार्ज, क्लास 2 इज मीडियम एंड क्लास 3 इज स्मॉल। तो क्लास 1 आर्च साइज जो है हमारे लिए बेस्ट होगा।
आर्च फॉर्म जो होगा स्क्वायर हो सकता है, टेपर्ड हो सकता है, ओवॉइड हो सकता है, ठीक है। ये तीनों आर्च फॉर्म माइट बी डिफरेंट इन ईच आर्च, दिस क्रिएट्स प्रॉब्लम इन टूथ अरेंजमेंट। आर्च फॉर्म किस चीज को अफेक्ट करता है? आर्च साइज जो है वो डेंचर की सीट कैपेबिलिटी या स्टेबिलिटी के लिए आर्च साइज होगा। आर्च फॉर्म जो है वो टीथ अरेंजमेंट के लिए हमें आइडियल है या नहीं, वो आर्च फॉर्म डिसाइड करेगा। आर्च फॉर्म उसको अफेक्ट करेगा टीथ की अरेंजमेंट को। रिज कंटूर, मैक्सिलरी रिज में ना जो क्लास 1 होते हैं, यू शेप्ड मैक्सिलर रिज जो होता है वो बेस्ट होता है डेंचर के लिए। वी शेप फेवरेबल नहीं है रिटेंशन के लिए, वहाँ रिटेंशन डेंचर की बहुत कम होगी, और फ्लैट तो मोस्ट डिफिकल्ट होगा, ठीक है। रिज फॉर्म में आपको समझ आ गया, यू शेप, वी शेप एंड फ्लैट। ये अगर हम विजुअलाइज भी दिमाग में कर लेंगे ना तो एक बार को हमें समझ आ जाएगा। मैंडिबल का रिज क्लास 1 इनवर्टेड यू, पैरेलल वॉल्स विथ ब्रॉड क्रेस्ट। क्लास 2 is inverted U, short and flat। क्लास से inverted W, V और V with undercut। ये हो गया मैंडिबल का। रिज रिलेशन, नॉर्मल मैंडिबुलर एंटीरियर रिज सेगमेंट इज राइटली अंदर मैक्सिलरी एंटीरियर सेगमेंट और स्लाइटली बिहाइंड इट। क्लास 2, हाँ रिज रिलेशन में देखो क्लास 2 में क्या होगा, सीडी के लिए रिज रिलेशन जब हम चेक करेंगे और क्लास 2 रिज रिलेशन हमें मिला है, इसका मतलब क्या है, रेट्रोग्नोथिक है। रेट्रोग्नोथिक में क्या होगा, मैंडिबल एंटीरियर सेगमेंट इज पोस्टीरियर टू मैक्सिलरी सेगमेंट, ठीक है। रेट्रोग्नोथिक मतलब मैंडिबल पीछे है, मैक्सिला आगे है। क्लास 2 रिज रिलेशन हमें मिल रहा है, इसका मतलब रेट्रोग्नोथिक है। रेट्रोग्नोथिक है मतलब मैंडिबल पीछे है, मैंडिबल का एंटीरियर सेगमेंट पीछे और मैक्सिलरी आगे है। क्लास 3 प्रोग्नोथिक, मैंडिबल जो है वो आगे है और मैक्सिला वो पीछे है। ये हमारा रिज रिलेशन का क्लासिफिकेशन है। और नॉर्मल में क्या होगा, मैक्सिला और मैंडिबल दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली जो होंगे आमने सामने होंगे। जो नॉर्मल रिज होता है स्लाइटली पीछे हो भी जाए बहुत जरा सा, जो कि डिफ्रेंशिएट नहीं हो रहा। रिज पैरेललिज्म, अनपैरेलल रिजेस विल काउज मूवमेंट ऑफ द बेसिस बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इंटर रिज स्पेस कितना होना चाहिए, 20 mm, इट शुड बी 20 mm। इंटर रिज स्पेस शुड बी 20 mm होना चाहिए। ये एक क्वेश्चन टाइप इंफॉर्मेशन है। म्यूकोजा की क्लासिफिकेशन देखते हैं। म्यूकोजा जो होगा ओरल कैविटी ईडेंचुलस में क्लास 1 अगर है तो हेल्दी है, क्लास 2 है तो इरिटेटेड है, क्लास 3 है तो पैथोलॉजिक है। सलाइवा, क्लास 1 सलाइवरी फ्लो कैसा है पेशेंट की ओरल कैविटी का, क्लास 1 तो नॉर्मल सलाइवरी फ्लो है, गुड। क्लास 2 एक्सेसिव सैलिवरी फ्लो है, मेक्स इंप्रेशन डिफिकल्ट। क्लास 3 है तो जीरोस्टोमिया है, रिटेंशन ऑफ द डेंचर विल बी अफेक्टेड। दिस सीरियस सलाइवा इज द बेस्ट टू वर्क। थिन सीरस सलाइवा, हाँ थिन बेस्ट सलाइवा की वो कैसी होगी कंसिस्टेंसी, थिन सीरस सलाइवा जिस पेशेंट की ओरल कैविटी में होगा ना इज बेस्ट। थिन सीरस सलाइवा इज बेस्ट। क्लास 1 नॉर्मल होता है, 2 एक्सेसिव में जाते हैं एंड 3 जो है वो जीरोस्टोमिया में जाता है। एक्स्ट्रा ऑरल देख लेते हैं जल्दी से। फेशियल फॉर्म पेशेंट का कैसा हो सकता है, स्क्वायर होगा, टेपर्ड होगा, ओवॉइड होगा। फेशियल प्रोफाइल आइदर रेट्रोग्नोथिक या प्रोग्नोथिक। लिप्स में क्या हो सकता है, लिप्स में या तो क्रैकिंग होगा, अल्सरेशन कॉर्नर्स पे होगा क्योंकि वर्टिकल डायमेंशन घट चुका है, विटामिन बी डेफिशिएंसी और कैंडिडा इन्फेक्शंस और ओवर क्लोजर ऑफ द करेंट डेंचर, डिक्रीज इन occlusion of vertical dimension. Patient with short upper lips होंगे, expose all the upper anterior teeth and some of the labial flange. टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में आपने क्लिटिकलिंग और पॉपिंग साउंड को नोटिस करना है। डेविएशन ऑन द माउथ ओपनिंग या कोई टेंडरनेस है जॉइल और मसल्स की तो उसको नोटिस करना है। ये हो गया हमारा। इंट्राओरल में टंग में क्या देखना है हमें, इफ द पेशेंट हैज बीन ईडेंचुलस फॉर अ लॉन्ग टाइम टंग्स बिकम लार्ज एंड पावरफुल। लार्ज और पावरफुल टंग है ना, ये डेंचर की स्टेबिलिटी के साथ बहुत अफेक्ट करता है, बार बार इसको पुश आउट कर देता है। इट जियोपर्डाइजेस द इंप्रेशन टेकिंग एंड डेंचर स्टेबिलिटी। जियोपर्डाइज करता है, इंप्रेशन टेकिंग में भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी हमें और डेंचर की स्टेबिलिटी भी फोर्सफुली जो है वो करता है। स्मॉल टंग जो होगा इट जियोपर्डाइजेस द लिंगुअल सील। स्मॉल टंग से हमें लिंगुअल सील नहीं मिलेगा। तो ठीक है, हमारे पास टंग के लिए 2 कंडीशन है। अगर लार्ज है तो स्टेबिलिटी एंड इंप्रेशन में प्रॉब्लमेटिक होगा, नॉर्मल से स्मॉल हो चुका है तो लिंगुअल सील नहीं मिलेगा। रिडेंडेंट टिश्यूज या फ्लैबी टिश्यूज क्या होगा, जैसे जैसे ईडेंचुलस जो एरिया है ना
टाइम होता जाएगा बोन रिजॉर्ब होता जाएगा तो उसके ऊपर जो टिश्यूज होंगी ना वो थिन और फ्लैबी हो जाएंगी क्योंकि बोन सपोर्ट उसमें से हटता रहेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिडंडेंट टिश्यूज या फ्लैबी टिश्यूज। इट विल कॉज डेंजर टू शिफ्ट एंड मूव व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड। अब आप ही बताओ, एक कोई लूज सी चीज है उसके ऊपर आप कोई भी चीज रख दो तो वो तो हिलेगा उस मूवमेंट के साथ, जबकि एक स्ट्रांग चीज है उसके पास मैंने कुछ इस पे सेट कर दिया तो नहीं हिल रहा है। तो रिडंडेंट टिश्यूज जो होती है ना, फ्लैबी टिश्यूज, ये डेंचर में शिफ्ट एंड मूव कराएंगे जैसे ही फोर्स अप्लाई होगा। तो रिडंडेंट टिश्यूज अगर है तो उसको आपने सर्जिकली रिमूव करना है। प्रीसेंस एंड साइज ऑफ टोराई, वही जो बोनी स्पाइक्यूल्स होंगे, टोरस पैलेटिनस या मैंडिबुलरिस, वो सर्जिकली या तो रिमूव करना होता है या फिर उसमें हमें जो है रिलीफ देना होता है। पोजीशन ऑफ फ्रीनम एंड फ्रीनल अटैचमेंट, पोजीशन ऑफ मसल्स एंड फ्रीनल अटैचमेंट, अनफेवरेबल फ्रीनल अटैचमेंट, इनको भी हमें सर्जिकली करेक्ट करना होता है प्रॉपर बॉर्डर सील के लिए। तो सबसे कॉमनली करेक्टेड फ्रीनम जो है वो मैक्सिला में लेबियल और मैंडिबल में लिंगवल, मतलब जो सबसे करेक्टली फ्रीनल अटैचमेंट है जो गड़बड़ होती है वो फ्रीनल अटैचमेंट क्या होगी, मैक्सिला में लेबियल फ्रीनम एंड मैंडिबल में लिंगवल फ्रीनम जो है वो डिसप्लेस्ड होती है, मिसप्लेस्ड होती है, उनको हम लोग सर्जिकली करेक्ट करते हैं। ये सेंटेंस है, इस पे आप 2 क्वेश्चन सेट कर सकते हो। मोस्ट कॉमनली करेक्टेड फ्रीनम या फिर मोस्ट कॉमनली जो एनाटॉमिकली गलत फ्रीनम है वो मैक्सिलरी लेबियल फ्रीनम एंड मैंडिबल का जस्ट अपोजिट, मैंडिबल में लिंगवल फ्रीनम। रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन में आप क्या क्या देखोगे, लैक ऑफ एनी डिफेक्ट्स इन बोन, लुक फॉर एनी डिफेक्ट इन बोन, इनलार्जमेंट्स, अनइरप्टेड टिथ्स, रूट रेमनेंट्स, एग्जामिन अमाउंट ऑफ रिज रिजॉर्प्शन, कितना रिज रिजॉर्प्शन हुआ है। नेक्स्ट है हमारा मटेरियल डेंचर के लिए शुरू से आखिर तक कौन कौन सा लगेगा, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और अभी के लिए इतना ही फर्स्ट लेक्चर के लिए। पार्ट 2 में हम लोग यहाँ से आगे की चीज देखेंगे।